हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर्यस लेक्चर्स पे। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन का मतलब ये होता है, इसमें देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो शब्द छुपा हुआ है, एक इलेक्ट्रो, एक क्या है केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा। और केमिकल एनर्जी कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अर्थ होता है वैद्युत रसायन, और इलेक्ट्रो शब्द का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री का मतलब होता है आप लोगों का कि केमिकल एनर्जी। यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वैद्युत ऊर्जा, और केमिकल एनर्जी को हम लोग हिंदी में कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। यानी कि अगर इसके बारे में अगर हम जाने कि जो होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो होता है और केमिकल एनर्जी दोनों का जब हम आपस में क्या करते हैं कि अध्ययन करते हैं साथ में, तो उनको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि यहां से क्या करेंगे, वैद्युत ऊर्जा से हम लोग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे, और रासायनिक ऊर्जा से हम क्या करेंगे, वैद्युत ऊर्जा को बनाएंगे। यानी कि वैद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, और जो होता है रासायनिक ऊर्जा के द्वारा जो होता है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है, यही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जबकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में, मान लीजिए हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल की जो बैटरी होती है, जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल है हमारे पास, और इस मोबाइल में जो है बैटरी लगी हुई है। जब हम क्या करते हैं कि इसको चार्ज करते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो क्या होता है कि वैद्युत ऊर्जा से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। यानी कि इसमें जो बैटरी लगी हुई है, जब इसको हम वैद्युत ऊर्जा देते हैं तो इसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यानी कि वैद्युत ऊर्जा से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन। और जब हम चार्ज से इसको हटा देते हैं, तो जो इसकी बैटरी होती है वो क्या करती है, केमिकल यानी कि रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये क्या हुआ कि वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का जो होता है परस्पर संबंध, यानी कि इन दोनों के संबंध का जो क्या होता है, परस्पर जो अध्ययन किया जाता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि अगर हम परिभाषा दें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो हम ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि वैद्युत रसायन। तो दोस्तों, वैद्युत रसायन को जानने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना जरूरी होगा। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, और रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। देखिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना।
और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीकरण होता है इसमें होता है हाइड्रोजन क्या होता है बाहर निकलता है, यानी कि हाइड्रोजन का निकलना। और जो हमारा अपचयन होता है इसमें होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तीसरे पॉइंट का मतलब कि इसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। इसमें होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ग्रहण करना या जुड़ना। और ऑक्सीकरण को एक और रूप से दर्शा सकते हैं कि यानी कि ऑक्सीकरण 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 संख्या में वृद्धि होना। और रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना। कमी होना। तो दोस्तों अब यहां पे देखिए हमने लिखा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। तो यहां पे क्या होगा कि ऑक्सीकरण में अगर कहीं पे ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है कि अगर कहीं पे ऑक्सीजन हमारा क्या हो जुड़ रहा हो, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन यानी कि जुड़ना हमारा क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलना यानी कि अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन होगा यानी कि ऑक्सीकरण होगा। और अगर किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी कि कोई भी एटम हो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा हो तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है यानी कि ऑक्सीकरण होता है। और अगर किसी अभिक्रिया में क्या हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है यानी कि किसी की संख्या मान लीजिए जैसे अगर कोई एटम है अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा वृद्धि, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। इसी प्रकार से जो होता है ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा होता है हमारा रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है कि इसको बोलते हैं हिंदी में अपचयन, और इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है हमारा अपचयन होता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना यानी कि ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना ये क्या कहलाएगा हमारा रिडक्शन यानी कि अपचयन कहलाएगा। और यहाँ पे अगर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे जुड़ रहा है यानी कि ऑक्सीकरण में क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन अपचयन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है जुड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है कमी, यानी कि यहां से ऑक्सीकरण संख्या में जब वृद्धि होगा तो यहां से ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा
कमी हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला या फिर इलेक्ट्रॉन क्या जोड़ने वाला क्या कहलाता है, यहाँ पे रिडक्शन यानी कि अपचयन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में जो परस्पर संबंध का जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब दोस्तों इसके बाद से हम बात करेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में बात करेंगे, जिस तो दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल। तो दोस्तों यहां पे हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। और वैद्युत रासायनिक सेल होता क्या है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आप लोग को बता दें कि वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कि सेल वह युक्ति है जिसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और सेल जो होते हैं, जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोग का गैल्वेनिक सेल हो गया, वोल्टेज सेल हो गया, ये सब गैल्वेनिक सेल होता है। ये सब हमारे क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल के उदाहरण हैं, जिससे हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इन दोनों का जो होता है, जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है और वोल्टेज सेल, ठीक है ना, जो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल होता है, इसके जो होता है इसका जो होता है एक मुख्य उदाहरण होता है जिसको बोलते हैं डेनियल सेल। क्या बोलते हैं, डेनियल सेल। तो आइए हम जानते हैं डेनियल सेल के बारे में। तो दोस्तों वैद्युत रासायनिक सेल का जो होता है एक मुख्य उदाहरण होता है डेनियल सेल। हम डेनियल सेल के बारे में जानते हैं। देखिए डेनियल सेल में जो होता है, दो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोड, और वो दो धातुओं से मिलकर बने होते हैं। एक होता है जिंक और एक होता है कॉपर। एक होता है जिंक और एक होता है कॉपर। दोस्तों इसमें जो होता है, जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील, और जो हमारा कॉपर होता है वो कम क्रियाशील होता है। तो यहां पे जिंक की क्रियाशीलता अधिक है, तो इसका होगा ऑक्सीकरण। और यहाँ पे कॉपर की जो है क्रियाशीलता जो होती है कम होती है, इसलिए इसका क्या होता है, अपचयन। इसका होता है अपचयन। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि डेनियल सेल की संरचना के बारे में, कि डेनियल सेल जो होता है कैसे बनता है। तो डेनियल सेल को बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड अगर किसी भी धातु का अगर इलेक्ट्रोड बनाना होता है तो उसको उसी के विलयन में क्या करते हैं, हम लोग डुबो देते हैं। जैसे अगर हमको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है, या फिर जिंक का छड़ ले लें या फिर जिंक की प्लेट ले लें, अगर इनका हमको इलेक्ट्रोड बनाना है तो इसको क्या करेंगे, जिंक को इसी के विलयन में क्या करेंगे, डुबो देंगे। और इसी प्रकार से अगर हमको कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे, उसी के विलयन में डुबो देंगे। जैसे कि अगर हम इस सेल की संरचना बनाए तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दो कंटेनर बनाने पड़ेंगे। यानी कि दो कंटेनर को बना दें। यहाँ पे देखिए
और इन दोनों कंटेनरों में एक में क्या करेंगे, जिंक को लेंगे और एक में क्या करेंगे, कॉपर को लेंगे। तो यहां पे जिंक की छड़ को ले रहे हैं, और यहां पे ले रहे हैं कॉपर की छड़ को। तो दोस्तों यहां पे हमने जो छड़ लिया है ये हमारा जिंक है, और ये जो हम छड़ लिए हैं इसका क्या नाम है, कॉपर। और हम बताए हैं कि किसी भी अगर धातु का इलेक्ट्रोड बनाना होता है तो उसको उसी के विलयन में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। जैसे कि क्या करें, इस जिंक को उसी के विलयन, यानी कि यहां पे मान लीजिए विलयन का नाम दे दें ZnSO4, यानी कि हमने जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में क्या किया, डुबो दिया। और ये जो हमारी छड़ है किसकी है, जिंक की। ये जो छड़ हमारी है किसकी है, जिंक की छड़ है, जिंक की छड़। और दोस्तों यहां पे क्या है कि हमने लिया है कॉपर की छड़, तो कॉपर की छड़ को हम क्या करेंगे, कॉपर के विलयन में क्या करेंगे, डुबो देंगे। हमने क्या किया, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करेंगे, डुबो देंगे। तो हमने क्या किया, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, और यहां पे क्या किए, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया, कॉपर की छड़ को डुबो दिया। अब यहां से क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे एक तार से, और बीच में हम लगा देंगे गैल्वेनोमीटर, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है एक ऐसी युक्ति होती है, गैल्वेनोमीटर जो होती है एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें क्या किया जाता है कि अगर थोड़ी सी भी अगर वैद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो ये क्या करता है, विक्षेप दिखाने लगता है। और इसका जो पठनांक शून्य होता है वो क्या होता है, बीच में होता है। अगर वैद्युत धारा इधर की तरफ बहेगी तो ये जो होता है सुई इधर की तरफ हो जाएगा, और अगर वैद्युत धारा इधर की तरफ बहेगी तो क्या होगा, ये इधर की तरफ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये पठनांक को दर्शाता है कि इसमें वैद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया होती कैसी है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एक तरफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन वैद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए हमको पूरी सर्किट को कंप्लीट करना पड़ता है। यानी कि अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है, अगर कोई भी है, अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, वायर से अगर बल्ब को जलाते हैं, अगर उसका पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो बल्ब हमारा क्या होता है, नहीं जलता है। उसी प्रकार से ये जो होता है सेल काम करना तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक कि इसका पूरा सर्किट क्या हो, कंप्लीट ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहां पे हम क्या करते हैं कि इसको एक यू आकार के, इसको एक यू आकार के यू आकार के ट्यूब से जोड़ देते हैं। और जो ये हमारा यू आकार का ट्यूब होता है इसका नाम होता है लवण सेतु, और ये लवण का बना होता है। जैसे कि हम ले सकते हैं कि KCl, जिसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि ये हमारा होता है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज को हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु, लवण सेतु। और जो हमारे इनकी जो नली होती है ना, ये दोनों जो नलियां होती है, इनमें भरा होता है एक जेल जिसका नाम होता है अगार अगार जेल, अगार अगार जेल।
अगार अगार जेल। तो दोस्तों जब इसको हम लवण सेतु के साल्ट ब्रिज से क्या करते हैं यहाँ पे, यानी कि साल्ट ब्रिज से इसको हम क्या करेंगे, अगर जब जोड़ देंगे इन दोनों को, इन दोनों कंटेनर को, तो क्या होता है, इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे शुरू होता है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमने बताया था कि जो अधिक क्रियाशील होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, और जो कम क्रियाशील होता है उसका होता है अपचयन। तो हमने यहाँ पे बताया है कि ऑक्सीकरण में देखिए क्या कंडीशन होती है। ऑक्सीकरण का मतलब या तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा हो तब ऑक्सीकरण होगा, या तो यहाँ पे क्या हो, हाइड्रोजन निकल रहा हो तब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तब भी हमारा ऑक्सीकरण होता है। और यदि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही है, तब भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और रिडक्शन यानी कि अपचयन कब कब होता है, कि जब ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो, और यहाँ पे जब हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कोई भी एटम ग्रहण कर रहा हो, और यहाँ पे क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे इस साल्ट ब्रिज से इसको जोड़ा जाता है, तो इस छड़ के, ये हमारा पूरा जिंक का छड़ है, तो जिंक के छड़ से क्या होता है कि जिंक जो होता है ना, यहां से इस छड़ से जिंक जो होता है इस छड़ से Zn पे 2+ बना के इस विलयन में आता है। और जैसे ही Zn पे 2+ बना के इस विलयन में आता है, तो जिंक क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होता है, इस छड़ पे आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे हमेशा क्या होता है, माइनस चार्ज। तो यहाँ पे ये जो छड़ होता है इस विलयन के प्रति क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, यानी कि ऋणात्मक हो जाता है। तो इसी प्रकार से Zn जो होता है हमेशा आते रहते हैं, और ये हमारा क्या होता है, छड़ हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक, यानी कि हमेशा निगेटिव होता रहता है हमेशा इस पे। तो इस पे क्या आता है, माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज जब आता है तो ये जो हमारा छड़ होता है जिंक का, ये कार्य करना लगता है एनोड का। किसका कार्य करता है, एनोड का। एनोड जो होता है इस पे होता है कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। और ठीक इसी प्रकार से यहां से जब माइनस चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये इससे प्रवाहित होते हुए क्या होते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं, इस दिशा में बढ़ते हैं। जब यहाँ पे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे कॉपर जो होता है कम से क्रियाशील होता है, और जब कॉपर कम क्रियाशील होगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। दोस्तों ये कॉपर की क्या है, छड़ है, कॉपर की छड़ है। तो यहां पे क्या करता है कि ये कॉपर जो होता है इस विलयन में क्या होता है कि CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का जो होता है विलयन होता है, इसमें से Cu पे क्या होता है कि 2+ ऊपर इस छड़ पे जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि Cu पे 2+ क्या होता है, इस छड़ पे जाता है। और जब ये छड़ पे गया तो एक बात बताइए कि यहां से जब हमने क्या किया, इसमें से Zn पे 2+, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगी उनकी संख्या क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो उनको ग्रहण करने वाला जब कोई होगा तभी तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाने का उदासीन होगा। तो यहां से जब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस छड़ पे जब जाता है, तो ये क्या करता है, Cu पे 2+, इस पे हमेशा क्या होता है, प्लस चार्ज उत्पन्न होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्लस चार्ज क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो यहां से क्या हुआ कि ये छड़ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ पे Zn क्या हो रहा है कि विलयन में जा रहा है। यानी कि इस छड़ से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस छड़ पर जा रहे हैं, और इसमें से क्या हो रहा है कि Zn पे 2+ विलयन में जा रहा है। तो यहाँ से Zn पे 2+ विलयन में जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, छड़ पे जाता है। तो छड़ हमारा क्या हो जाता है, एनोड का काम करने लगता है। इसी प्रकार से इसमें जो होता है कि Cu पे 2+ जो होता है यहाँ पे रह जाता है छड़ पे, और जो होता है यहाँ से जल से क्या होता है, छड़ में जाता है। और उसके बाद से क्या होता है कि यहाँ से जो होता है ये छड़ हमारा धनावेशित हो जाता है। तो ये काम कर लगता है कैथोड का। तो दोस्तों एक बार फिर से इस पूरा प्रोसेस को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बात किया डेनियल सेल की। डेनियल सेल जो होता है वो होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी कि चेंज करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेनियल सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा क्या कहता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और यहाँ पे जो इसमें जो होता है 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक होता है जिंक, एक होता है कॉपर। और कॉपर जो होता है वो कम क्रियाशील होता है, इसलिए इस पे होता है अपचयन।
और जो हमारा जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इस पे होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन को हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दिया। एक बार आप लोग क्या करिएगा, इसको देख के पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जब क्या होगा, जिंक जो होता है, अगर किसी भी धातु का अगर हमको इलेक्ट्रोड बनाना होता है तो उसको उसी के विलयन में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, और हमने कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। और जब इन दोनों को हमने एक साथ डुबो दिया है छड़ में, तो ये क्या होता है कि जब इनको एक तार से जोड़ते हैं और बीच में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक ऐसा मीटर होता है कि जिसमें थोड़ी सी भी, अगर थोड़ी सी भी जो होता है, अगर हल्का सा भी करंट गुजरता है ना, तो वो क्या होती है, सुई हिलने लगती है, यानी कि वो बताती है कि क्या वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। और ये क्या किया जाता है कि इन दोनों को वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, इसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इसको एक साल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु के साथ जोड़ा जाता है। और ये लवण सेतु जो होता है यू आकार का होता है। किस आकार का होता है, यू आकार का। देखिए यहां से यहां तक जो आकार बना है इसका एक यू टाइप का आकार बना है। तो यू टाइप के लवण सेतु से जब जोड़ा जाता है तो इसका सर्किट कंप्लीट होता है। और यहां से जब सर्किट कंप्लीट हुआ तो यहां पे बताएं कि जो जिंक होता है अधिक क्रियाशील, तो इस पे ऑक्सीकरण की घटना शुरू हो जाती है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो ये जिंक की छड़ क्या करती है, यहां से इलेक्ट्रॉन को जिंक की छड़ पे ही त्याग के, और यहाँ पे विलियम के प्रति यहाँ पे देखिए Zn पे 2+, यानी कि 2+ का मतलब यहाँ पे Zn पे 2+ इसलिए बना है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर दिया, त्यागना। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निकलना या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो इस पे जो घटना होती है, कौन सी घटना होती है, ऑक्सीकरण की। किसकी घटना क्या होती है, ऑक्सीकरण। तो इस पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ठीक इसी प्रकार से इसको देखें, जब दूसरे को जो हमारे कॉपर का छड़ को क्या किया, कॉपर सल्फेट की विलयन में जब डुबोए हैं, तो ये होता है जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील, और जो कम क्रियाशील होता है उस पे होता है अपचयन। तो यहाँ पे क्या करता है कि जो कॉपर होता है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से Cu पे 2+ जो होता है छड़ पे इकट्ठा होते रहते हैं। तो जब छड़ पे इकट्ठा होंगे तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, और जब इस पे प्लस चार्ज आएगा तो ये क्या होगा, छड़ हो जाएगा धनावेशित, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो जो हमारा जो कॉपर का छड़ होता है वो क्या करता है, एनोड का काम करता है, कैथोड का काम करता है, और इस पे क्या जाता है, प्लस चार्ज। तो ये हो गया हमारा क्या, कैथोड, और ये हमारा क्या हो गया, एनोड हो गया। अब दोस्तों देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ये अभिक्रिया तो हो गई पूरी। अब इस पूरी अभिक्रिया को समझेंगे कैसे, तो इस पूरी अभिक्रिया को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शुरू से क्या करना, लास्ट तक हमको पूरी वीडियो को एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। इसके बाद से हम क्या करेंगे कि ये अभिक्रिया हुई, लेकिन ये अभिक्रिया जो होती है एक निश्चित समय तक ही होती है, क्योंकि जैसे ये क्या होता है कि यहाँ से Zn पे 2+ चार्ज जैसे जैसे विलयन में जाता रहता है, तो ये जो छड़ होता है ना धीरे धीरे क्षय होने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, क्षय, यानी कि यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, क्षय हो जाएगा इस छड़ का, और धीरे धीरे ये छड़ पतला होता जाता है, और पतला होता जाएगा तो इसमें Zn पे 2+ चार्ज, इसमें Zn पे 2+ चार्ज, Zn पे क्या हो जाएगा, 2+ चार्ज की क्या होगी संख्या धीरे धीरे विलयन में क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो Zn पे 2+ चार्ज की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस पे इकट्ठे होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है कॉपर का जो छड़ होता है ये धीरे धीरे मोटा होता जाता है, और मोटा होता जाता है तो इस पे क्या होता है कि धन आयन, यानी कि यहाँ पे प्लस चार्ज की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस पे जो होता है इलेक्ट्रॉन जाके मिलते हैं, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे मोटा होता जाता है, और जब धीरे धीरे मोटा होगा तो यहाँ पे Zn पे 2+ चार्ज की संख्या बढ़ती जाती है, और यहाँ पे क्या होता है कि SO4 पे क्या होता है, SO4 पे डबल माइनस, यानी कि 2+ चार्ज, यानी कि SO4 पे जो होता है 2+ चार्ज की संख्या क्या होती है, सॉरी 2- चार्ज, SO4 पे 2- चार्ज की संख्या यहाँ पे धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। और जब SO4 पे 2- चार्ज की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है तो क्या होता है कि इसमें इतना ज्यादा SO4 हो जाता है, इतना ज्यादा SO4 पे माइनस चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं कि फिर ये आगे अभिक्रिया को बढ़ने देते हैं, यानी कि ये प्लस चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि और इलेक्ट्रॉन यानी कि प्लस को आने ही नहीं देता है, और इसमें माइनस चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि और माइनस को क्या होता है यहाँ पे छोड़ने देता है। तो यहाँ से कॉपर को नहीं जाने देगा, और यहाँ से ये क्या होगा कि Zn पे 2+ को आने देगा, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे कैसे। तो उस समय जो होता है दोस्तों अभिक्रिया क्या होती है, रुक जाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए,
कि जैसे जैसे क्या होता है कि अभिक्रिया होती रहती है तो यहाँ पे एक समय ऐसा होता है कि यहाँ पे Zn2 प्लस चार्ज की संख्या अधिक हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो क्षण से होता है और Zn2 प्लस विलयन में नहीं आ पाता है, क्योंकि इसकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि क्षण से अब आने का जगह ही नहीं बचता है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है कि Cu पे 2 प्लस, यानी कि यहाँ पे CuSO4 है, तो यहाँ से जब Cu पे 2 प्लस क्षण पे गया, तो जब क्षण पे गया तो यहाँ पे बचा SO4 पे 2 माइनस। तो जब SO4 पे 2 माइनस की संख्या यहाँ पे क्या होती है, एक समय ऐसा होता है बढ़ जाता है, तो जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये और Cu2 प्लस को ऊपर नहीं जाने देगा। तो जब ये क्षण जब धनावेशित नहीं होगा और ये क्षण ऋणावेशित जब नहीं होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक हो जाता है कि इसमें उदासीनता आ जाती है, यानी कि यहाँ पे एक साम्य स्थापित हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन रुक जाता है और जिससे हमारा सेल जो होता है कार्य करना बंद कर देता है। और जैसे ही सेल काम करना बंद करता है तब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे पोटेशियम क्लोराइड, जिसका हमने 60 डिग्री बनाया था। तो जो पोटेशियम होता है इस पे होता है प्लस चार्ज और क्लोरीन होता है इस पे होता है माइनस चार्ज। तो पोटेशियम जो होता है ना, पोटेशियम जो होता है यहां से जाता है और इस SO4 के साथ जुड़ के बना लेता है K2SO4, ठीक है ना। यहां से ये क्या बनाता है K2SO4 और इसको उदासीन कर देता है। और यहां से क्या होता है कि Cl माइनस यहां से आएगा और इस Zn के साथ जुड़ेगा और बनाएगा क्या ZnCl2। तो यहाँ पे क्या करता है कि ये इधर आके Cl2 जो होता है, Cl जो होता है इसके साथ Zn के साथ मिलकर ZnCl2 बना लेता है। और यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम जो होता है इसके साथ जुड़कर क्या बनाता है K2SO4। और ये क्या होता है, ये सब उदासीन हो जाते हैं और जैसे ही उदासीन होंगे यहाँ के आयंस तो यहाँ पे फिर से रिएक्शन शुरू हो जाता है और हमारा सेल जो होता है कार्य करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके आगे होता है कि इस पूरी अभिक्रिया को हम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। और यहां पे क्या हो रहा है, चल तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इधर वाले देखिए यहाँ पे जो पूरी अभिक्रिया हो रही है, सबसे पहले इस वाले अभिक्रिया को हम दर्शाएंगे, फिर इस वाले अभिक्रिया को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस अभिक्रिया को दर्शा दे रहे हैं। यहाँ पे ZnCl2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसने आके बनाया, तो यहाँ पे हमारा क्या बना ZnCl2, क्या बना ZnCl2। और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा K2SO4, जिसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट। तो दोस्तों यहाँ की अभिक्रिया को लिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि Zn, पहले तो ये क्या था, सॉलिड था, पहले ये क्या था, सॉलिड था। तो ये Zn जो सॉलिड है ये क्या किया कि यहां से जब इसकी अभिक्रिया हुई तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्यागा, ठीक है ना। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा और यहाँ पे क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और यहीं पे क्या किया कि Cu पे 2 प्लस, यानी कि Cu पे 2 प्लस जो है विलयन से गया और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाया यहाँ पे Cu सॉलिड। यहाँ पे क्या बनाया Cu सॉलिड, यानी कि कॉपर सॉलिड बनाया। देखिए यहां से क्या हो रहा है कि ये जिंक विलयन में जा रहा है, जब विलयन में जा रहा है तो क्या हो Zn2 प्लस चार्ज, यानी कि जिंक तो पहले सॉलिड था, विलयन में गया तो क्या Zn2 प्लस चार्ज, इसने कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा 2 इलेक्ट्रॉन को। इसी प्रकार से जो कॉपर सल्फेट था इसमें, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर तो गया लिक्विड अवस्था में, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और जब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर सॉलिड कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कॉपर सॉलिड बन गया। तो इस अभिक्रिया को अगर हम माने कि जो आप लोगों ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है ना, यहाँ पे आधे सेल की अभिक्रिया जो होती है इसी को बोलते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया, यानी कि आप लोग को अगर पूछ दे कि अर्ध सेल अभिक्रिया क्या होता है तो यहाँ पे इसके बारे में बता सकते हैं कि जब हम किसी छड़ को डुबोते हैं तो उसमें तो क्या होता है कि सेल बनाते हैं, तो इसमें एक जिंक की छड़ लेते हैं, कॉपर की छड़ लेते हैं और इसमें क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट में क्या करते हैं, कॉपर की छड़ को डुबो देते हैं और जिंक सल्फेट में जिंक की छड़ को डुबो देते हैं और इन दोनों
दोनों को क्या करते हैं, एक शॉर्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तो ये क्या होता है कि ऋणावेशित हो जाता है विलयन के प्रति, ये विलयन के प्रति ऋण आवेशित हुआ तो इस पे आ गया माइनस चार्ज, ये विलयन के प्रति धन आवेशित हो गया तो इस पे आया प्लस चार्ज, यानी कि ये विलयन के प्रति क्या हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा पूरा का पूरा चार्ज। जब ये धनावेशित हो गया, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसकी अभिक्रिया को पूरा लिखेंगे और इसकी अभिक्रिया को पूरा देखिए, और जो यहां से यहां तक की जो आधे सेल की अभिक्रिया होती है ना, इसी को बोलते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है ना, यानी कि हाफ सेल रिएक्शन इसको बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीकरण, देखिए अगर इसको हाफ सेल रिएक्शन बोल सकते हैं, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, यहां पे हम लिख दें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। तो दोस्तों देखिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को हम यहां से लिख रहे हैं, यहां से क्या हुआ, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया यही है हमारी। अब इसको हम लिखेंगे यहां पे कि जेडीएन ने क्या किया, जेडीएन पहले तो सॉलिड था, जेडीएन पहले क्या था, सॉलिड था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या किया, त्याग दिया, तो जेडीएन पे क्या बना 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, त्यागा है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब यहाँ पे अब दूसरे की बात करें यहाँ पे कॉपर के, तो यहाँ पे होता है हमारा अपचयन, तो यहाँ पे लिखेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो यहाँ पे अपचयन अर्ध अभिक्रिया में क्या होता है कि जो हमारा कॉपर होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। जब कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये होगा Cu पे पहले तो 2+ रहेगा, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ग्रहण करेगा, और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यहाँ पे Cu सॉलिड बना लेगा, यानी कि कॉपर क्या हो जाएगा, सॉलिड रहता है। यहाँ पे सॉलिड यहाँ पे जमा हुआ, ये क्या है, कॉपर सॉलिड के रूप में जमा है। तो यहाँ पे ये हो गया क्या, अपचयन अर्ध अभिक्रिया यहाँ पे हमारी प्रारंभ हो जाती है, यानी कि अपचयन अर्ध अभिक्रिया इसको दर्शाएंगे, इसको दर्शाएंगे। इसी को आधे सेल को बोलते हैं हाफ सेल, यानी कि ये जो आधा सेल होगा ये भी हाफ होगा, ये भी आधा सेल होगा, क्या होगा, हाफ होगा। और हम बताएं कि ये हमारा जब विलयन के प्रति ऋण आवेशित होगा तो इसको बोलेंगे एनोड, यानी कि माइनस का कार्य करेगा। और यहाँ पे जो होता है कि विलयन के प्रति धन आवेशित हो रहा है तो ये क्या करेगा, कैथोड का कार्य करेगा। और ये जो हमें अभिक्रिया होती है इसी को बोलते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को अगर हम पूर्ण रूप से लिखें, दोस्तों अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो इसको आप लोग फटाक से नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों देखिए यहां पे अगर पूरे अभिक्रिया को अगर हम एक साथ लिखने चाहें, यानी कि सेल अभिक्रिया, यानी कि पूरे सेल अभिक्रिया को बोलते हैं सेल अभिक्रिया को अगर लिखना चाहें, इसको बोलते हैं सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन को दिखाना चाहे तो सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो लिख ले रहे हैं कि जेडीएन पे जो होता है, जेडीएन सॉलिड है, ये क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इसने बनाया जेडीएन पे 2+ चार्ज, और प्लस क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ठीक इसी प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पे जो कॉपर होता है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, ये क्या है, पहले तो ये लिक्विड में से गया, तो लिक्विड में से गया तो क्या हो गया, Cu पे 2+, ये हमारा एक्वस हो गया, ये हमारा एक्वस हो गया। इसने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और ये बना लिया क्या, Cu सॉलिड। यहाँ पे दोस्तों जो जिंक है हमारा विलयन में घुल रहा है तो हमारा कैसा होगा, एक्वस होगा। जिंक यहाँ पे विलयन में क्या हो रहा है, घुल रहा है, तो ये कैसा होगा, एक्वस होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और जो हमारी अभिक्रिया मिलती है ये मिलती है जेडीएन प्लस Cu पे 2+, ये हमारा सॉलिड होता है, और ये हमारा क्या होता है, एक्वस, ये हमारा एक्वस होता है। और जो अभिक्रिया यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलता है कि
Zn पे 2 प्लस Zn पे 2 प्लस ये हमारा होता है एक्वस, ये हमारा होता है एक्वस प्लस Cu जो होता है ये होता है सॉलिड। अब दोस्तों यहां पे आप लोग देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन को कैसे हम पहचानेंगे। सबसे आसान तरीका ऑक्सीकरण। एक बात देखिए, हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण संख्या जो होती है यहाँ पे पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसको जीरो मान लीजिए ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे बढ़ के कितनी हो गई 2 प्लस, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी हमारी क्या कहलाती है ऑक्सीकरण, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण संख्या इसका क्या है +2 और यहां से जब जाएंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है 0, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में कमी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा अपचयन। क्या कहलाएगा अपचयन, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना, ये हमारा क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण। तो दोस्तों इतना हो गया, तो आप लोग पूरा सेल की अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से हम आगे बताने जा रहे हैं सेल निरूपण, कि सेल निरूपण कैसे होता है हमारा। हाँ तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे सेल निरूपण की बात नहीं है कि सेल को हम लोग निरूपित कैसे करते हैं। तो सेलों के रिएक्शन को जिस प्रकार से निरूपित किया जाता है ना, यानी कि जो सेल में अभिक्रिया होती है, यानी कि पूरी सेल की अभिक्रिया हो, जिसको अगर हम निरूपित करेंगे ना कि किस प्रकार से निरूपित किया जाए, यानी किस प्रकार से दर्शाया जाए, यानी कि सेल की अभिक्रियाओं को दर्शाना ये क्या होता है सेल निरूपण कहलाता है। यानी कि उसमें हमको सब पता चल जाता है कि ये कैसे सेल हमारा बना हुआ है। तो इसको इतना ज्यादा डिटेल्स में ना समझ के अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो वही हमारा कहलाता है सेल निरूपण। देखिए जैसे यहां पे हमने क्या किया कि जिंक लिया था हमने सॉलिड, तो ये कन्वर्ट हो गया था हमारा किस में Zn पे 2 प्लस एक्वस में। फिर यहां पे हमने क्या किया था कि बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाया था, तो सॉल्ट ब्रिज को जो होता है यहाँ पे डबल लाइन के द्वारा क्या किया जाता है डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया डबल लाइन यानी कि सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पे क्या हुआ कि Cu जो था कॉपर जो था एक्वस में था, ये 2 प्लस था, और ये किस में कन्वर्ट हुआ Cu सॉलिड में। तो इस प्रकार से जब सेल की अभिक्रिया को दर्शाया जाता है तो वही कहलाता है क्या सेल निरूपण। क्या कहलाता है सेल निरूपण। और सेल निरूपण वह प्रक्रिया है कि जिसको देख के हमें यह पता चल जाए कि यहाँ पे सेल किस प्रकार से निरूपित किया गया है, यानी कि बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए यहां से यहां तक हमको पता चल रहा है कि Zn सॉलिड से क्या हो रहा है यहाँ पे एक्वस हो रहा है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया त्याग दिया। सॉरी यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 प्लस रहेगा, यहाँ पे आप लोग 2 प्लस को लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये Zn सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है Zn एक्वस में, यानी कि ये क्या हुआ कि इसका हुआ ऑक्सीकरण। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉपर जो एक्वस है वो सॉलिड में कन्वर्ट है, यानी कि इसका क्या हुआ अपचयन। क्या हुआ अपचयन की इलेक्ट्रॉन को क्या किया ग्रहण किया और सॉलिड बन गया। तो इस प्रकार से प्रक्रिया जो होती है इसको बोलते हैं सेल निरूपण। और यहाँ पे जो घटना होती है इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। यहां पे जो अभिक्रिया है इसको बोलते हैं अपचयन। और दोस्तों ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में साथ साथ होती है तो इन दोनों को मिला के जो हमारा बनता है उसको बोलते हैं उपोपचयन। उपोपचयन उपोपचयन ऑक्सीकरण और जो अपचयन होता है दोस्तों इसी को मिला के हमारा बनता है उपोपचयन। और उपोपचयन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेडॉक्स। इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स। यहां पे देखिए ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको कह सकते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। यहां पे क्या हो गया अपचयन अभिक्रिया।
कि यानी कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण की घटना जो होती है, मतलब कि ऑक्सीकरण की घटना जो होती है साथ साथ होती है, तो उसको बोलते हैं उपोपचयन अभिक्रिया। उपोपचयन अभिक्रिया, उपोपचयन अभिक्रिया, और इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है पहला वीडियो है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 यानी कि इसके बेसिक को बताया है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हमारा होता है पार्ट 1 है। इसमें हमने क्या किया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो इस अभिक्रिया को यानी कि ये पूरी अभिक्रिया को समझ गया तो उसके लिए जो ये लेसन होगा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको समझ में आ जाए वीडियो तो और भी बच्चों को शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करें, पढ़ें और समझ सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।